हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वेक्टर्स के सम्स किए थे और हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वेक्टर्स के सम्स। मैंने आपको बोला था बहुत सारे सम्स प्रैक्टिस करेंगे, तो सब ये आगे वाले सम्स है। यहाँ पर F1 बार इक्वल टू 10 न्यूटन, F2 बार इक्वल टू 20 न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बोला है। एंड फाइंड बोला है F2 वेक्टर माइनस F1 फैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमको पूछा हुआ है, तो सिंपली आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, F2 बार माइनस F1 बार का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, F1 बार का स्क्वायर प्लस F2 बार का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? F1 F2 कॉस थीटा जैसे ही करेंगे हमारे पास F1 स्क्वायर कितना आएगा, 10 न्यूटन का स्क्वायर और ये 20 न्यूटन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 कॉस 60। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, 100 प्लस 400 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू कॉस 60 कितना होगा, हाफ। तो 2 ने 2 को मार दिया, तो आपके पास 500 माइनस 200 होगा, तो रूट 300 होगा। तो अगर रूट 300 होगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 रूट 3 न्यूटन लिख रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपल एज दैट। उसके अलावा नेक्स्ट सम है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। कभी भी आपको दो क्वांटिटीज इक्वल मिले और आपको कुछ पूछा जाए तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिखना है फिर से a माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और यहां पर दूसरा जो होगा प्लस का आएगा, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायरिंग करोगे आप तो क्या होगा, स्क्वायर रूट साइन हट जाएगा, स्क्वायर रूट इस साइड क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इस तरफ क्या बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों तरफ से कट हो जाएगा। यहां पर क्या बचा है, माइनस 2ab कॉस थीटा बचा है और यहां पर प्लस 2ab कॉस थीटा बचा है। तो ये माइनस का मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या बचेगा, 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस 2ab इधर आ गया तो 4ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? और अगर ये दोनों तो सब कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड यानी ये नंबर है, ये नीचे डिनोमिनेटर में चले गए तो 0/4ab कॉस थीटा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो 0 एनी नंबर 0 होगा और आपको पता है कि cos 90 0 होता है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। बहुत ही इजी वाला सम है। और कभी भी मैग्नीट्यूड देखा जाए तो आपको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो ये इसका एक ट्रिक है, तो मैग्नीट्यूड कभी भी दिखे तो स्क्वायर कर लेना है, आपके सामने आंसर आ जाएगा। स्क्रीन पॉज करके आप पूरा ये लिख लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, 3 वेक्टर्स आर सच दैट a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0 है। मैग्नीट्यूड ऑफ a बार 12 है, b बार 5 है, c बार 13 है। फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो देखिए क्या होता है, a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0 है। मतलब बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं ये c बार को मैं इधर ले लूं तो होगा क्या, a बार प्लस b बार इक्वल टू माइनस c बार। फिर से इक्वल टू साइन है, दो अलग अलग हैं। आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग कर सकते हो। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये पूरे का स्क्वायर
बोलो बात समझ में आ रही है। इक्वल टू सी बार का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगी स्क्वायरिंग में और ये 13 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा। दो तो मैं 3 नहीं ऐड कर सकता पर 2 तो डेफिनेटली ऐड कर सकता हूं। तो ए बार का स्क्वायर कितना है, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस थीटा इक्वल टू 169, इक्वल टू क्या होगा 169। तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा 169, और यहां पर क्या आएगा 2 12 जा 24 5 जा 120, तो 120 कॉस थीटा इक्वल टू 169 होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं ये 169 को इधर ले लूं तो 120 कॉस थीटा इक्वल टू 169 माइनस 169, यानी ये 0 होगा और कॉस थीटा इक्वल टू 0 अपॉन 120, तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। थीटा 90 डिग्री होगा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखिए थीटा इसका है ना, ए और बी का है ना एंगल, वही पूछा था हमको। तो ए एंड बी, अगर सोचो मुझे एंगल बिटवीन ए एंड सी पूछते तो मैं क्या करता, बी को इस साइड ले लेता, और एंगल बिटवीन बी एंड सी पूछते तो ए को इस साइड ले लेता, क्योंकि यहां पर क्या आता है थीटा। ये टेक्निक हर बार मेरे सर ने ये इधर लिया है, सी इधर लिया है, तो आप ब्लाइंडली मत लीजिए। यहाँ पर देखिए एंगल किसका पूछा है, इन्होंने ए और बी का एंगल पूछा है ना, तो ए और बी के एंगल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी है सी इधर लेना है। तो ये जो थीटा होगा इट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर क्या होता है, सी होता है, बी होता एंगल बिटवीन ए एंड सी, तो बी को मैं इधर ट्रांसफर करता। बोलो बात समझ में आ रही। तो ऑटोमेटिकली cos थीटा किसका एंगल हो जाता, एंगल बिटवीन बी एंड सॉरी ए एंड सी हो जाता। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। जिसके बीच का एंगल निकालना है, ए और बी का एंगल निकालना है, तो वो दोनों साथ में रहेंगे, सी ट्रांसफर हो गया। ए और सी का निकालना है तो ए और सी इधर होते, बी ट्रांसफर हो जाता, और बी और सी का पूछते तो ए इधर ट्रांसफर हो जाता। बोलो बात समझ में आ रही है। तो करना मेथडोलॉजी सेम ही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार है 3 एंड 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। देखो रिजल्टेंट जो है, हमने रिजल्टेंट के 2 फॉर्मूलाज देखे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो मैक्सिमम होता है आर बार, रिजल्टेंट ए बार प्लस ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार का स्क्वायर प्लस 2, मैक्सिमम अगर निकालना है कॉस थीटा, ठीक है। सोचो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, जब थीटा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। cos 0 1 आता है। अच्छा, यहां पर 1 पुट करो तो ये आपको कैसे दिखेगा, देखो ये आपको दिखेगा, मैं a बार का स्क्वायर इधर लेता हूं प्लस b बार का स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया सर? क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की तरह दिख रहा है मुझे? मैंने बोला हाँ। तो क्या सर इसको हम लोग, हाँ वही, हाँ आपके मन में है वो फॉर्मूला, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, वही तो लिखना है हमको। उसके लिए तो cos थीटा हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b डायरेक्टली। देखो किसी भी, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, किसी भी 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, a के मैग्नीट्यूड पे, b के मैग्नीट्यूड पे और थीटा पे, बराबर है। तो a और b का मैग्नीट्यूड तो कभी चेंज नहीं होता, वो तो कंफर्म है कि वो 3 और 4 ही है। चेंज क्या होगा, एक ही a b के अलग अलग कॉम्बिनेशन थीटा से आ सकते हैं। भाई थीटा कम है, थीटा ज्यादा है, थीटा ज्यादा चेंज हो सकता क्योंकि थीटा यहां पर इन्होंने दिया नहीं है। एक a और b के साथ हम अलग अलग वेक्टर्स बना सकते हैं, रिजल्टेंट अलग अलग बना सकते हैं, अगर उनका क्या हो, थीटा चेंज हो। देखो ना, रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, a b 2ab cos थीटा, ठीक है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम चाहिए, a और b तो चेंज नहीं हो सकता, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, कब, जब थीटा 0 होगा।
जब थीटा 0 होगा तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो आर मैक्स क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, वैसे ही आर मिनिमम कब होता है पता है आपको, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी है पता है आपको, कॉस थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, ये मैक्सिमम के लिए। ठीक है, ये आप भी बॉक्स मार के रख दीजिए। स्क्रीन पॉज करके आप उस साइड का अगर लिखेंगे तो मैं अभी थोड़ा सा उस साइड मिनिमम वैल्यू के लिए बात कर रहा हूं। फिर लास्ट में आपको फील भी कराऊंगा। देखिए, फॉर मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 इक्वल टू -1, जब थीटा 180 हो। ठीक है, तो थीटा 180 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बार, ये तो ऐसा ही लिखा जाएगा ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। अच्छा, कॉस की जगह -1 पुट किया तो ये हो जाएगा -2ab। बोलो बात समझ में आ रही है। अच्छा सर, क्या ये वही है, कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला हाँ बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार माइनस बी आर बार का मैग्नीट्यूड। बोलो बात समझ में आ रही है। सोचो थीटा 0 है, इसका मतलब क्या है, मान लो एक कोई कार है, ठीक है, चूहा कम कार हो गया है नहीं, एक कार है, मान लो वो ईस्ट में 3 मीटर गई और 4 मीटर ईस्ट में ही गई, तो एंगल 0 ही गया। एक बार 3 मीटर एंगल 0 है यानी क्या, दोनों वेक्टर्स का एंगल 0 कब होगा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। थीटा 180 हुआ मतलब क्या, कि एक कार 3 मीटर आगे गई, फिर यहां से 4 मीटर पीछे आई, तो 4 मीटर पीछे आएगी तो होगा क्या, दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट सेंस में है, ऑपोजिट सेंस में क्या हो जाएंगे, ये आप देख रहे हो माइनस साइन किसकी है, आपने देखा है ना, जब डिफरेंस लेना होता है ये माइनस साइन होती है। मतलब बात समझ में आ रही है। तो जब cos 180 हो गया, ऑपोजिट सेंस आ गया, यानी दोनों वेक्टर्स हमको माइनस करने पड़ेंगे और इसमें क्या करने, दोनों वेक्टर्स प्लस करने पड़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो r का वैल्यू होता है, r का मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार, वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है a बार प्लस b बार। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, वो होगा a बार माइनस b बार का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है, हमने आपके सामने निकाला है। मिनिमम यानी क्या, दोनों जब ऑपोजिट सेंस में हो, मैक्सिमम यानी दोनों जब सेम सेंस में। इससे 2-3 बातें पता चलती है। मेरे को अगर बोला जाए कि 2 वेक्टर्स आर हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, तो द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर हैज मैक्सिमम वैल्यू, यानी मेरे को समझना है थीटा 0 है। अगर मेरे को बोला जाए द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स हैज मिनिमम वैल्यू, तो मुझे समझना है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, दोनों का डिफरेंस लिया गया है। मतलब बात समझ में आ रही है। ये सम से हमको ये समझना है, इसलिए ये पूरा किया गया है। बाकी देखते ही मेरे को आंसर पता चल गया था कि a बार कितना है, देखो 3 है, b बार कितना है 4 है, तो 3 + 4 यानी मैक्सिमम वैल्यू इसके रिजल्टेंट की क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है, और मिनिमम वैल्यू 4 - 3 यानी 1 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 7 हो सकती है। बोलो बात समझ में आ रही है। इक्वल टू भी, इक्वल भी हो सकते, तो 1 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा दोनों के बीच में, पर 8 इसके रेंज के बाहर है, तो आंसर 8 है। ये सम का पार्ट नहीं है, ये तो आपके समझाने का पार्ट है, जो सम के थ्रू मैंने समझाया आपको। ठीक है, तो अगर 2 वेक्टर्स देखे जाए, मैंने बोला 16 और 9, ये 2 वेक्टर्स हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 25, मिनिमम वैल्यू क्या आ सकता है 7।
तो 7 से लेकर 25 तक डिपेंडिंग ऑन द एंगल कोई भी रिजल्टेंट आ सकता है। पर 26 बोलूंगा तो दैट कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। 6 बोलूंगा, 7 से कम बोलूंगा तो दैट कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट विल लाई बिटवीन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां तो दोनों को ऐड करना है, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहां तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, वो मिनिमम वैल्यू होगी। रिजल्टेंट इस रेंज में 1 to 7 के बीच में, 1 और 7 भी हो सकता है, ठीक है। 1.9 कोई बोलेगा तो नहीं, 7.1 भी बोलेगा तो नहीं, बाकी 1 से लेकर 7 कोई भी वैल्यू आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। मैंने cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू लेकर रिजल्टेंट निकाला है। तो इससे हमको क्या मिला? ये R मैक्स मिला, मैक्सिमम रिजल्टेंट मिला, और ये R मिनिमम मिला। ये आपको पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है? और ब्लाइंडली सिर्फ माइनस मत करो भाई, 3 - 4 -1 नहीं, जो सब वैल्यू है सब्ट्रैक्शन की, इसलिए ये मॉड लिया गया है कि जो भी सब्ट्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव होगी वही लेना है। मैंने 3 - 4 -1 नहीं लिया। याद रखो मैग्नीट्यूड हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला कि दो वेक्टर्स से, मैंने कुछ बच्चों को गलती करते हुए देखा है टेस्ट में, मैंने बोला दो वेक्टर्स है मेरे 9 और 16, तो मैक्सिमम रिजल्ट क्या होता है? मैक्सिमम तो बराबर बच्चे ऐड करते हैं 25, मिनिमम कितना है वो लिखते हैं 9 - 16 सर -7। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करना है। ये पॉइंट आप मार्जिन में लिख लें कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटा माइनस करना है। ऑलवेज टेक मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी नेगेटिव। गॉट माय पॉइंट? तो यहां पर आपको ये सम के लिए एक सम, अभी देखो आपको ट्रिक पता है, अगर दो वेक्टर्स आ गए व्हाट कैन नॉट बी द रिजल्टेंट, आप देखोगे अच्छा 3 और 4 मैक्सिमम 7 है और 4 - 3 मिनिमम 1 है, तो 1 और 7 के बीच में आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है? 8। टिक टिक किया, आगे बढ़ गए। तो ये सम तो 1 मिनट का है अगर आपको ट्रिक पता हो तो। बोले बात समझ में आ रही है? तो ये कर लीजिए, तो फिर मैं आगे बताता हूं आपको। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मैं आपको बताऊं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि अगर ए वेक्टर हो और बी वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करके। ये होता है रिजल्टेंट, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी मान लो हमने क्या किया, यहां पर ए और बी को जोड़ के आर बनाया, ठीक है। पर मान लो अगर आपको आर दिया हो और मैं पूछूं आपको कि ये दो कौन से वेक्टर से बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। क्यों मुश्किल होगी मैं तो आपको बताता हूं। यही वेक्टर देखो, अगर मैं ए, आपने देखा होगा रिजल्टेंट किस पे डिपेंड करता है? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, बराबर है ना? तो cos थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो अगर कोई बोलेगा नहीं, मैं क्या करता हूं, ये जो है आर ए बार और मैं बी बार, इन दोनों के बीच में एंगल ये लेता हूं, दोनों थीटा जो है एंगल वो क्या करता हूं, इतना लेता हूं। कोई बोलेगा नहीं, मैं बी बार क्या लूंगा, ये नहीं लूंगा, ए बार बी बार का एंगल एकदम 90 लेता हूं। यानी ये जो थीटा है सब लोग अलग अलग लेंगे। फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा, हर बार हम आर बार से ए बार और बी बार तो निकाल सकते हैं, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी। भाई ये आर बार किससे बना हुआ है वो पता करना हो तो दो, ये जो ए बार की और बी बार की डायरेक्शन, ए बार तो सब लोग ठीक है हॉरिजॉन्टल लेते हैं, बी बार कोई छोटा लेगा कोई बड़ा लेगा डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। तो उन्होंने ए बार और बी बार में एंगल सेट कर दिया। उन्होंने क्या किया, और मेजॉरिटी क्योंकि फोर्सेस वैसे ही लगते हैं, देखो दो स्टैंडर्ड जो डायरेक्शन है वो कौन कौन से हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास कोई वेक्टर हो
और आपको सॉल्व करने के लिए जिंदगी में ये आर बार से सॉल्व करना डिफिकल्ट हो रहा है आपको, और आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि आपको जो भी फोर्सेस दिए जाएंगे ईस्ट नॉर्थ ऐसे दिए जाएंगे। तो अगर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसी परेशानी आए तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेक्टर को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हो। एक है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम, अगर आपको याद है तो 10th स्टैंडर्ड तक एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, और एक है वर्टिकल जिसको हम 10th स्टैंडर्ड तक वाई एक्सिस बोल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अगर और आपका रिजल्टेंट के साथ अगर आपको याद है तो ये एंगल अल्फा होता है, याद है आपको, ये एंगल क्या होता है, अल्फा होता है, इजंट इट। तो अगर आपको ये एंगल जो है ये वाले वेक्टर के साथ, यानी आपके ए बार के साथ दिया हो, और ये बार, ये जो होगा आपका बी बार होगा, देखिए इसको ही मैं ऐसे करूं तो ये क्या करेगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा एक स्टैंडर्ड, थोड़ा सा ये आगे चला गया है, ठीक है, और उसका ये रिजल्टेंट ही तो है, बोलो बात समझ में आ रही है, उसका ये रिजल्टेंट ही तो है। तो आपको मैंने बताया हुआ था, तो अगर मुझे ए बार का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए बार का मैग्नीट्यूड चाहिए, फाइनली हम लोग एक ही चीज याद रखेंगे, तो आपने देखा होगा tan अल्फा ए बार से चिपक के है, बरोबर है ना, ए बार से चिपक के है, तो tan अल्फा का वैल्यू आपको पता है कैसे निकालना है, पर हमको अभी ये नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ए बार और बी बार चाहिए। तो ए बार और बी बार, देखो ये क्या बन गया है, अभी ये ए बार ऐसा है, ये बी बार मेरा ऐसा है, इसको मैं अगर ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और ये आर बार है ओरिजिनल मेरा, ठीक है। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं, और ये मेरा अल्फा है, तो ये मेरा क्या है, बी बार है। तो अगर मुझे ए बार का मैग्नीट्यूड है तो मैं क्या लगाऊंगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ए बार क्या लिखा जाएगा, ए बार लिखा जाएगा आर बार कॉस अल्फा, और साइन अल्फा लगाऊंगा तो ये क्या होगा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ऑपोजिट है बी बार आर बार, तो ये ऊपर गया, तो बी बार क्या लिखा जाएगा, आर बार साइन अल्फा। कुछ बुक्स में ए बार को जो ये है उसको, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में, इसको आर एक्स भी बोला जाता है, और ये जो है बी बार वो वाई एक्सिस में है तो इसको आर वाई भी बोला जाता है। आर एक्स और आर वाई का नाम दिए जाते हैं, वेयर आर एक्स स्टैंड्स फॉर आर बार मीन्स ए बार एंड आर वाई स्टैंड्स फॉर बी बार। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम लोग क्या करते हैं, अगर एक वेक्टर दिया जाता है तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वेक्टर्स, बाकी कुछ नहीं है, डिवाइडिंग वेक्टर्स इनटू टू डायरेक्शंस। इसको बहुत अलग अलग तरीके से भी डिवाइड करने आता है, वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, पर टू डायरेक्शंस, दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला होता है वो क्या होता है, आर बार कॉस थीटा, और जो वर्टिकल डायरेक्शन के साथ होता है आर बार साइन थीटा। पर यहां पर एक ट्विस्ट है, देखो हमेशा जो एंगल है वो अल्फा जो है जिसके साथ चिपका हुआ है, या ए के साथ चिपका हुआ है ना, या आर एक्स के साथ चिपका हुआ है, तो जिसके साथ एंगल चिपका हुआ है, जिसके साथ, ये आप बोलोगे सर आप हिंदी में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, जिसके साथ एंगल चिपका हुआ है या अल्फा चिपका हुआ है, चिपका हुआ है, वो होता है कॉस कंपोनेंट। एक्चुअली अगर आप अच्छे बुक्स में देखोगे तो आपको
इसको आर एक्स और आर वाई नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं भी बच्चों को आर एक्स और आर वाई के फॉर्म में नहीं याद कराता हूं। वी शुड रिमेंबर देम एज कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट एंड साइन कंपोनेंट। ये बेहतर तरीका है याद करने का, क्योंकि कई बार एंगल यहां से नहीं, मान लो यहां से दिया जाए, बीटा वाला एंगल दिया जाए, तो फिर क्या करोगे? सोचो रिजल्ट बीटा किसके साथ चिपका हुआ है? बी के साथ। यानी इस केस में अगर लिखूं मैं, देखो ये ए बार है और ये ए बार हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो अभी मैं ट्राइंगल कौन सा कंसीडर करूंगा? ये वाला, जिसमें ये बीटा है, ये क्या है? ए कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है। हाँ ध्यान देना, ये बीटा एंगल है, बीटा, ठीक है, ये बी है, ठीक है। या इसको आर वाई लिखो, जैसे भी लिखो। तो अगर मैं कॉस बीटा निकालूं, कॉस बीटा क्या होगा? देखो एडजेसेंट यानी बी अपॉन आर, तो क्या होगा? आर ऊपर गया तो आर कॉस बीटा इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड होगा, पर बी यहां पर क्या था? आर साइन अल्फा। तो और कॉस वाला कौन सा था? ए बार था, ठीक है। तो जिसके साथ एंगल चिपका हुआ हो, जिसके साथ एंगल चिपका हुआ हो वो कॉस ले जाता है, ठीक है। जिसके साथ एंगल चिपका हुआ हो वो कॉस लिया जाता है। आपको अभी 50% समझा होगा, मैं समझता हूं, क्योंकि आपके लिए पहली बात है, पहली बार है। धीरे धीरे आपके दिमाग में मैं पूरा इसको बिठा दूंगा। अभी का अभी आप क्या कीजिए, इतना कॉपी कीजिए, तो मैं आपके दिमाग में बाकी की चीजें बिठाता हूं। देखिए यहां पर आपके पास क्या है? एक वेक्टर दिया गया है 10 न्यूटन, और आपको पूछा है कि इसके जो कंपोनेंट्स है वो x डायरेक्शन में, यानी आर एक्स और आर वाई फाइंड करो। अभी सर ने आपको बोला था कि आर एक्स और आर वाई सिंपली क्या है? वो आर कॉस अल्फा है, साइन अल्फा होता है। फिर बच्चा दिमाग में लगाता है, सर कॉस अल्फा किसके साथ लूं, साइन अल्फा किसके साथ लूं? मैं बोलता हूं सिंपली देखो, यहां पर एंगल किसके साथ चिपका हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ ना। जिसके साथ चिपका हुआ है वो कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये होगा आर कॉस 30। अच्छा सोचो, एक्स के साथ चिपका हुआ था तो आर कॉस 30, आर है कितना? 10, कॉस 30 कितना होगा? √3/2, यानी 2 1 जा 2 5 जा, तो ये 5√3। आर वाई क्या होगा? आर वाई होगा आर साइन 30, एक बार चिपका हुआ मिल गया, खत्म। तो ये क्या होगा? आर कितना है? 10 साइन 30, यानी 10 इंटू हाफ, तो 5 हो जाएगा, तो आंसर 5 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सिंपली यहां पर भी ये 50 है, ये 37 दिया हुआ है, ये x है, ये y है। मुझे अगर आर एक्स निकालना है तो आर एक्स और आर वाई, तो दोनों में r और r तो आएगा ही। ध्यान से सुनना, यहां पर एंगल किसके साथ चिपका हुआ है? फिर से x के साथ, तो जिसके साथ चिपका हुआ होगा वो होगा cos 37। और तो आप लोगों को पता है cos 37 कितना होता है? 4/5, तो 5 1 जा 5 10 जा, तो ये 40 होता है। आपको पता है cos 37, मैंने बार बार इसका बात की हुई है। और sin 37, तो ये होगा 50, ये क्या होगा? 3/5, तो 5 1 जा 5 10 जा, यानी 30। बोलो बात समझ में आ रही है? यहां पर भी x और y है, तो यहां पर भी मुझे क्या चाहिए? आर एक्स चाहिए और आर वाई। अभी ये क्या है? दोनों में आर आर तो आएगा, आर कितना है? 20 है। पर अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो एंगल किसके साथ दिया है? y के साथ। तो जिसके साथ एंगल दिया है वो कॉस कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल चिपका हुआ है, यहाँ y के साथ चिपका हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? r cos 60, तो 20 इंटू कॉस 60 कितना आएगा? हाफ, तो ये हाफ, 2 1 जा 2 10 जा। बोलो बात समझ में आ रही है? और इसके साथ क्या आएगा? साइन 60, तो ये क्या होगा? 20 इंटू √3/2, और ये क्या होगा? 10√3। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या किया है, यहां पर भी देखो, ये x है, ये y है, तो मुझे आर एक्स चाहिए और आर वाई चाहिए, तो दोनों में r तो आएगा ही। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी एंगल किसके साथ चिपका हुआ है? ये 45 एंगल चिपका हुआ है y के साथ, तो ये होगा r cos 45 और r sin 45। जिसके साथ भी एंगल चिपका हुआ हो उसको, अभी y के साथ चिपका हुआ है इसलिए उसको y देना है, तो r कितना होगा?
10√2 इंटू 1/√2, तो √2 कैंसिल होगा, 10√2 इंटू 1/√2, तो फिर से √2 कैंसिल होगा, तो दोनों का आंसर 10 और 10 होगा। तो इस तरह से मेरे पास अभी यहाँ पर एक वेक्टर दिया था, उसको मैंने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिवाइड किया, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में सबको डिवाइड करते गया। ये ऐसा क्यों जरूरी है वो आने वाले लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमको क्या दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनको हमको सॉल्व करना होता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो पर हम पहला स्टेप आज सीख रहे हैं। पहले हमने क्या सीखा, ए और बी दिया जाए तो उसका आर बार कैसे निकालो, अभी आर बार दिया जाए तो उसका ए और बी कैसे निकालो। बोलो बात समझ में आई है? तो इतना कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके, फिर हम आगे करते हैं।